अभी 2 दिन पहले सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। 7 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि अगर 77 रुपये का पेट्रोल है तो उसमें 40 रुपये से ज़्यादा एक आदमी टैक्स देता है और बाकी का पेट्रोल की कीमत होती है। ये 40 रुपये एक आम आदमी अपने खर्चों में कटौती करके पेट काट के सरकार को टैक्स देता है, और इतना भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर कि उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिछले 1 साल से ये लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ी जा रही है, और हमने देखा कि अभी संसद का सत्र पूरा हुआ और किस तरह से फिर से लोकपाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। 44 साल हो गए, मुझे लगता है ये 10वीं कमेटी है जिसके पास ये बिल भेजा गया है। जब इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो 15 मिनट के अंदर बिल पास हो जाता है, लेकिन अगर उनके अपने भ्रष्टाचार को रोकने की बात आती है तो 44 साल में 10 बार कमेटी में जाने के बावजूद भी बिल पारित नहीं होता है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो मंत्री लोग हैं उनके भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा। आज हमारे देश में जितनी भी भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसीज हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारी की सारी इन्हीं मंत्रियों के अंडर में आती है, प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। यही मंत्री लोग भ्रष्टाचार करते हैं और इन्हीं के या तो उस भ्रष्टाचार की कोई जांच ही नहीं होती है, और अगर जांच होती भी है तो इन्हीं के अंडर में आने वाली जांच एजेंसी उसकी जांच करती है, जिसका काम जांच करना नहीं होता है, जिसका काम होता है उस मामले को रफा दफा करके अपने मंत्री को बचाना। सीबीआई को 50 साल पहले गठित किया गया था। इसलिए गठित किया गया था कि बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार को सीबीआई रोक सकेगी, बड़े बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार को सीबीआई रोक सकेगी। लेकिन सीबीआई का इतिहास दिखाता है कि पिछले 50 साल में केवल 3 नेताओं को वो कन्विक्शन दिलवा पाई है, और वो भी बहुत छोटे छोटे नेता। क्यों? क्योंकि सीबीआई सीधे उन्हीं मंत्रिमंडल के अंडर में आती है जिनके खिलाफ उसे जांच करनी है, तो अपने बॉसेस के खिलाफ तो जांच कर नहीं सकती है। गहराई से सोचने में समझ में आता है कि आखिर ये लोकपाल बिल पारित क्यों नहीं हो रहा है। इस लोकपाल बिल को पारित कराने में वो कौन लोग हैं जो रोड़ा अटका रहे हैं, कौन लोग इसके अंदर अड़चन डाल रहे हैं। तो इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। एक है हमारे देश का जो मंत्रिमंडल है उसमें 34 मंत्री हैं। उन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर समय समय पर काफी संगीन भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। अगर जन लोकपाल बिल आ जाता, जैसा कि इस देश की जनता चाह रही थी, तो इन 15 में से अनेक जेल जाते, उनकी संपत्ति जब्त होती, उनका मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये 15 लोग मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हैं तब तक एक सख्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। ये खुद ऐसा बिल नहीं पास करेंगे कि बिल पास करते ये खुद ये लोग जेल चले जाएं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आज ये चिट्ठी भेजी है। इसमें हमारी पहली मांग ये है कि एक स्पेशल जांच दल बनाया जाए जो कि इन 15 सरकार से स्वतंत्र हो, क्योंकि एक भी एजेंसी नहीं है इस देश में जो सरकार से स्वतंत्र है, जो इन मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच कर सकेगी। तो एक स्पेशल जांच दल बनाया जाए, और ये स्पेशल जांच दल इन 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की 6 महीने के अंदर जांच पूरी करे। जांच दल को सभी सुविधाएं हों, अपनी जरूरत के अनुसार ये अपना स्टाफ और जांच अधिकारी नियुक्त कर सकें। इन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार का वो पैसा कहां जमा करके रखा हुआ है, इस बात की तहकीकात करना भी इस जांच दल की जिम्मेदारी हो। क्या इन मंत्रियों के स्विस बैंकों में अथवा अन्य टैक्स हेवन में खाते हैं, इसकी जांच की जिम्मेदारी भी इस जांच दल की हो। और इस जांच दल की अध्यक्षता नीचे दिए गए 6 में से किसी भी 3 जजेस को सरकार सेलेक्ट कर ले, वो 3 जजेस इसकी अध्यक्षता करें। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस गांगुली, जस्टिस एपी शाह, जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस जेएस वर्मा या जस्टिस एमएन वेंकट चलैया।
इन 6 में से सरकार किन्हीं 3 जजेस को सेलेक्ट कर ले और इनकी अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक स्पेशल जांच दल बनाया जाए जो कि इन 15 मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करे। वो आरोप क्या हैं इसके बारे में आपको डिटेल आरोप चार्जशीट दे दी हम लोगों ने। प्रशांत इसके तुरंत बाद उनमें से 2-3 मंत्रियों के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज, कई पार्टी अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई के मामले चल रहे हैं। मुलायम सिंह जी हैं, जयललिता जी हैं, मायावती जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब सरकार को ज़रूरत होती है इनकी संसद के अंदर, सीबीआई को टाइट कर दिया जाता है और इनकी सपोर्ट मिल जाती है। तो क्या हमारी संसद इस तरह की सौदेबाजी से चलेगी कि आप हमारे भ्रष्टाचार के मामले ठंडे कर दो, हम आपको संसद में सपोर्ट दे देंगे? ये तो जनतंत्र नहीं हुआ, ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं हुई। अभी सुनने में आ रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि मुलायम सिंह जी के साथ सरकार की सेटिंग हुई है, कि मुलायम सिंह जी उनको राष्ट्रपति पद के लिए संसद में सपोर्ट करेंगे और दूसरी चीज़ों के लिए सपोर्ट करेंगे और बदले में सरकार जो है मुलायम सिंह जी के मामलों को थोड़ा ठंडा कर देगी। इस तरह से तो वो नहीं चल सकते। तो हमारा ये कहना है कि जितने पार्टी अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई के मामले चल रहे हैं, ये सारे भी मामले सीबीआई से लेके इस स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं। तीसरा, टीम अन्ना के ऊपर समय समय पर आरोप लगाए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि टीम अन्ना के ऊपर जितने आरोप आज तक लगे हैं वो सारे आरोप भी स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं और जो कानून में आम आदमी के लिए सजा है उससे डबल सजा हम लोगों को दी जाए अगर ये आरोप हमारे खिलाफ सिद्ध हो जाते हैं तो। और अंत में, ये संसद भी इस बिल को कभी पारित नहीं करेगी, लोकपाल बिल को, सख्त लोकपाल बिल को। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर 162 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर आपराधिक मामले हैं। राज्यसभा के अंदर 39 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर आपराधिक मामले हैं। जब तक ये लोग संसद में बैठे हैं, क्या हम लोग सोच भी सकते हैं कि ये लोग एक सख्त लोकपाल बिल पारित करेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि देश भर में सफिशिएंट नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं ताकि जो जो पेंडिंग मामले हैं एमपीज के खिलाफ ये 6 महीने के अंदर पूरे किए जाएं। ये लेटर आज हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है। हमने उनसे निवेदन किया है कि अगले 2 महीने के अंदर 24 जुलाई तक इन मांगों को माना जाए। अगर 24 जुलाई तक इन मांगों को नहीं माना जाता तो देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा एक देशव्यापी आंदोलन करने के सिवा। इसमें 25 जुलाई से हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अनशन करेंगे अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो अब ये आर या पार की लड़ाई है और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो जेल में होना चाहिए था, वो आज इस देश की बागडोर संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये अब और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 25 जुलाई से, अगर सरकार 24 जुलाई तक नहीं करती है तो 25 जुलाई से अनशन होगा। अन्ना जी का स्वास्थ्य पिछले 1 साल में 3 बार अनशन करने की वजह से थोड़ा बिगड़ गया है। हमने अन्ना जी से पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन पर नहीं बैठेंगे, हम लोग अनशन पर बैठेंगे। मैं, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय जी और भी दूसरे कई लोग, हम लोग अनशन पे बैठेंगे। अन्ना जी हमारे मार्गदर्शन और अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ थ्रू आउट मौजूद होंगे 25 जुलाई से। और हम इस देश के लोगों से अपील करते हैं आज कि अगर आपके पास कोई सबूत है इस देश के किसी भी मंत्री के खिलाफ तो आप उसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को कीजिए और उसकी एक कॉपी हम लोगों को भेज दीजिए। मैं प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चार्जशीट है उसमें से कुछ मंत्रियों के खिलाफ जो चार्जेस हैं उसको वो पढ़ के सुना दें। ये प्रधानमंत्री को जो पत्र गया है उसके साथ 15 मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, पंद्रह मंत्रियों के खिलाफ जो चार्जेस बनते हैं दस्तावेजों के आधार पर, अधिकतर जो चार्ज लगाए गए हैं वो ठोस दस्तावेजों के आधार पर हैं, जो कि सारे के सारे दस्तावेज के साथ प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं।
एक एक, जैसे चिदम्बरम साहब का जो चार्ज है उसमें 46 एनेक्शर्स हैं, कम से कम 300 पेज के दस्तावेज हैं, अलग अलग 46 दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर चिदम्बरम साहब के खिलाफ 5 बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच सीबीआई नहीं कर सकती। सीबीआई के तो जितने अफसर हैं वो सब आईपीएस के अफसर होते हैं, जिनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय है, चिदम्बरम साहब खुद हैं। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स सब कुछ चिदम्बरम साहब के हाथ में है। इसीलिए ये जरूरी है कि इन सब की जांच एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था के द्वारा हो। अगर आज लोकपाल होता तो लोकपाल के द्वारा जांच हो सकती थी, पर बिना लोकपाल के एक ऐसी संस्था बनाई जाए। इसीलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि ये 6 जज के नाम दिए हैं, जिनके बारे में पूरे देश को उनकी इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, और उनमें से कोई भी 3 सरकार सेलेक्ट कर ले और उनके नेतृत्व में ये जांच हो जाए। अब ये जो आरोप पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया है, जिसमें कि 15 मंत्रियों के नाम हैं, और आप देखिए ये कौन मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्री सब हैं इसमें। प्रधानमंत्री खुद, उसके बाद पी चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, एसएम कृष्णा, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, विलासराव देशमुख, वीरभद्र सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, जीके वासन, फारूक अब्दुल्ला, एमके अलगिरी और सुशील कुमार शिंदे। यानी 34 मेंबर के मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 15, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, उनके खिलाफ बहुत संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप जो लगाए गए हैं ठोस दस्तावेज के आधार पर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या आरोप है और उसका आधार क्या है। उसका आधार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। उसमें जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो, उसकी कॉपी हमारे पास है, वो हमने उसमें लगा रखी है। अभी अखबार के माध्यम से पता लगा है कि फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जो कि वही चीज कहती है जो उनके ड्राफ्ट रिपोर्ट में थी। अब क्या आरोप है इसको समझ लीजिए। देखिए, मैं 3 मंत्रियों के बारे में जो आरोप हैं, कुछ आरोप को आपको समझा देता हूं और उसका आधार क्या है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप यह है कि जब वो प्रधानमंत्री थे, और खासकर जब वो कोयला मंत्रालय के मंत्री थे 2006 से 2009 के बीच में, उस बीच में कोयले के बहुत सारे ब्लॉक्स, बहुत सारी कई निजी कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर दे दिए गए। और ये तब हुआ जब लगातार कोल के जो सेक्रेटरी हैं वो ये लगातार पत्र लिख रहे थे कि इस तरह से दिया जाना बहुत गलत है, क्योंकि बहुत कम दाम पर दिया जा रहा है, इसका मार्केट प्राइस, कोल इंडिया का प्राइस इससे कहीं ज्यादा है, और इस वजह से इन ब्लॉक्स को ऑक्शन करना चाहिए। ऑक्शन ना करने की गुहार बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से लगती रही। ऑक्शन को रोका भी प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की तरफ से ही मेनली गया, क्योंकि जब वो ये कहते थे तो प्रधानमंत्री कहते थे कि नहीं, इस पर तो पहले कानून आ जाने दीजिए, जब तक कानून आता है तब तक इसको ऐसे ही चलने दीजिए। और कानून को 6 साल डिले किया गया, 2006 से लेकर 2010 तक डिले किया गया। 2010 में जाकर ये कानून बनाया गया कि ऑक्शन किया जाएगा, और उसके बाद सिर्फ एक ब्लॉक ऑक्शन होता है।
और उससे पहले 2004 से पहले कुल 34 ब्लॉक दिए गए थे कौड़ियों के दाम पर, और प्रधानमंत्री के आने के बाद 2004 के बाद 155 ब्लॉक प्रधानमंत्री के समय दिए गए। और इसीलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यह बोला है कि इससे सरकार को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, लाखों करोड़, सिर्फ एक पोल के स्कैम में। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की तो छवि अच्छी है, सब लोग ये मानते हैं कि वो खुद पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर खुद पैसा नहीं लेते तो क्यों ये ऐसा कर रहे थे? क्या ये सब पैसा इन कंपनियों से पार्टी के लिए लिया जा रहा था? क्या ये पैसा किसी और के लिए लिया जा रहा था? और अगर पैसा नहीं लिया जा रहा था तो क्यों कौड़ियों के दाम पर दिया जा रहा था? जबकि कोल सेक्रेटरी बार बार गुहार लगाए जा रहे थे कि भाई इसका ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा, चिदंबरम साहब के खिलाफ 5 संगीन आरोप हैं। 5। पहला कि उन्होंने 2G में स्पेक्ट्रम प्राइस कम लगाने में, यानी कि 2001 का दाम लगाने में और ऑक्शन ना करने में पूरी साठ-गांठ के साथ राजा के साथ काम किया। यहां तक कि उनके खुद के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने बार बार ये बात बोली कि हम इन स्पेक्ट्रम को 2001 के दाम पर नहीं दे सकते। एक बार तो उनके अफसर ने, जो इसमें एनेक्शर, ये सारे एनेक्शर्स के साथ हमारे वेबसाइट पर आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, आप उसमें एनेक्शर 13, 14 और 15 पढ़िएगा, चिदंबरम साहब के नोट के एनेक्शर 13, 14, 15। उसमें ये दिखता है कि एक अफसर ने एक मेमो भेज दिया राजा को, डीओटी को, कि इसको आप 2001 के दाम पर नहीं दे सकते, कम से कम 3.5 गुना दाम पर देना पड़ेगा स्पेक्ट्रम। चिदंबरम साहब उस समय लंदन में बैठे थे, उनको लंदन में खबर पहुंची कि ऐसा मेमो उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री से डीओटी को भेजा गया है। उन्होंने तुरंत फोन करके उस अफसर से बोला कि तुम तुरंत खुद जाओ, मेमो को वापस लाओ, दूसरा मेमो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करो। वो मेमो ऑफिशियली उनके फाइल में आ चुका था, फाइल से फाड़ के निकाला गया, दूसरा मेमो डाला गया जिसमें यह बोला गया कि अच्छा, पुराना जो ऑप्शन हो चुका है, तब तक ये ऑप्शन नहीं, पुराना जो लाइसेंस दे चुके हैं तब तक ये लाइसेंस राजा दे चुके थे, लेकिन स्पेक्ट्रम नहीं दिया था। जो लाइसेंस दे चुके हैं उसका स्पेक्ट्रम वही 2001 के दाम पर दे दिया जाए, ये मेमो बदलवा के उसमें लगाया गया। और उस अफसर से चिदंबरम साहब ने माफी मंगवाई कि तुमने ऐसा मेमो कैसे भेज दिया मुझसे बगैर पूछे। अब इससे ज्यादा क्या सबूत की जरूरत है कि उनकी पूरी साठगांठ थी राजा के साथ, लेकिन फिर भी कोई तहकीकात नहीं हो रही, और तहकीकात होगी भी तो किससे होगी? सीबीआई से। दूसरा आरोप यह है कि उसके बाद जब स्पेक्ट्रम दे दिया गया तो ये सवाल उठा कि ये कंपनियां जिनको कौड़ियों के दाम पर स्पेक्ट्रम मिल गया है, ये स्पेक्ट्रम बेच के खूब मुनाफा कमाएंगे, हजारों करोड़ का। तब पहले तो ये बात हुई, राजा और चिदंबरम साहब के बीच में एक पूरा नोट है जिसमें लिखा है कि अगर ये लोग बेचेंगे तो फिर इनको जो मुनाफा होगा उसका ज्यादा पोर्शन सरकार के पास आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बेचा और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया, और तब ये मामला फिर से चिदंबरम साहब के पास भेजा गया कि अब बताइए अब क्या करें, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो सिर्फ फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी है, जबकि पहले ये बात हो चुकी थी कि इसी तरह से बेचा जाएगा, जिसको एक्विजिशन एंड मर्जर्स कहते हैं। यानी कि जिन कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस मिल गया, वो लोग एक्विजिशन और मर्जर के थ्रू बेचेंगे और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएंगे। ये सब बात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी चिदंबरम साहब ने उसको बेचने दिया और सरकार के लिए कुछ भी नहीं दिया। तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने FIPB
जिसके इंचार्ज वो थे फाइनेंस मिनिस्टर के होते हुए, FIPB का अप्रूवल 2 कंपनियों को दिया, जबकि दोनों को FIPB अप्रूवल नहीं मिल सकता था, क्योंकि सरकार का कानून ये कहता है कि टेलीकॉम में 74% से ज्यादा FDI नहीं हो सकता। अब ये 2 कंपनियां, पहली वोडाफोन जब आई तो उनके पास 15% एक्स्ट्रा था, यानी 89% था, और 15% बेनामी होल्ड किया था 3 आदमियों के नाम पर। और उनके FIPB में ये मामला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, उसके अफसर को रेफर किया गया। उसके अफसर ने डिटेल्ड नोट लिखा, ये सारी बेनामी होल्डिंग है, इस पे FIPB अप्रूवल नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनका 89% हो जाता है। ठीक उस समय वोडाफोन ने 2000 करोड़ रुपए SR को देने का एग्रीमेंट किया कि आप मुझे FIPB अप्रूवल दिलवा दीजिए, 2000 करोड़ आपके हैं। और उसके बाद चिदम्बरम साहब ने एक मीटिंग में प्रिसाइड किया, और उस मीटिंग में FIPB अप्रूवल वोडाफोन को दिया जाता है, जबकि बिल्कुल साफ था कि इनका 74% से ज्यादा फॉरेन होल्डिंग है। दूसरा, एयरसेल मैक्सिस, जिसका कि मैक्सिस नाम की मलेशियन कंपनी मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में डिक्लेयर कर चुकी थी कि हमने 99% शेयर इस एयरसेल कंपनी में खरीद लिया है, खुद डिक्लेयर कर चुके थे। इसी तरह से वोडाफोन भी खुद डिक्लेयर कर चुका था स्टॉक एक्सचेंज में कि हमने 89% उनका नहीं था, उनका था 22% तो SR की फॉरेन होल्डिंग थी और 67% वोडाफोन की फॉरेन होल्डिंग थी, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस किया कि हमने 67% खरीद लिया आज से। इसी तरह से मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में मैक्सिस ने अनाउंस किया कि हमने 99% खरीद लिए हैं शेयर्स इसके एयरसेल के। उसके बाद भी जब साफ था कि उनको FIPB अप्रूवल नहीं मिल सकता, तो उस समय चिदम्बरम साहब के बेटे ने, जिसके भी दस्तावेज हम लोगों ने भेजे हैं, एयरसेल के साथ कुछ साठगांठ करके उससे कुछ शेयर्स ले लिए, और उसके दस्तावेज भी हैं, और उसी समय उनको FIPB अप्रूवल दे दिया। और 5वां चार्ज उनके खिलाफ ये है कि उन्होंने एक कंपनी जो उनकी क्लाइंट थी, जिसकी तरफ से वो कोर्ट में अपीयर हो चुके थे, जिसके खिलाफ 3 चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल करी हुई थी, बड़ी संगीन अपराधों की। चिदम्बरम साहब ने उन चार्जशीट्स को पॉश करवाने की बेजोड़ कोशिश करी उनका वकील बनकर। वो मामले सब सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गए, और सुप्रीम कोर्ट तक ये बोला गया कि हाँ, इस पर ट्रायल होना चाहिए, चार्ज चलना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ये गृह मंत्री बनते हैं, तो वही कंपनी जो इनकी क्लाइंट थी, इनको चिट्ठी लिखती है कि भाई इनको विड्रॉ करवा लीजिए, और तुरंत प्रक्रिया चालू कर दी जाती है वो चार्जेस को विड्रॉ करने की, और दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है, और दिल्ली पुलिस विड्रॉ करने की दरखास्त कोर्ट में दे देती है कि इनको विड्रॉ कर लिया जाए। तो ये चिदम्बरम साहब के खिलाफ पूरे दस्तावेज, जैसे मैंने बोला 46 डॉक्यूमेंट्स इसके एनेक्शर्स लगे हैं, जिससे सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि क्या क्या हुआ। उसके अलावा प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे जब स्कॉर्पियन सबमरीन की डील हुई। उस पर आउटलुक मैगजीन ने 6 कवर स्टोरीज करी, 6 कवर स्टोरीज, जिसमें उन्होंने ईमेल्स, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स, विजिटिंग कार्ड सब पब्लिश किए, जिससे साफ जाहिर था कि एक आदमी अभिषेक वर्मा नाम का, जो कि एक कांग्रेस MP का बेटा था, वो उसमें मिडिलमैन की तरह काम कर रहा था, और उसकी ईमेल से एग्रीमेंट हो गया था थैलिस कंपनी जिसने सबमरीन बेची थी कि 4% कमीशन, यानी 720 करोड़ रुपए का कमीशन इस अभिषेक वर्मा को दिया जाएगा। किसके लिए? वो भी ईमेल्स में हुआ। वो कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर डील कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये पैसा चाहिए। और ये सब निकलने के बाद भी
अभिषेक वर्मा को नेवी वॉर रूम लीक, नेवी वॉर रूम से बड़े डैमेजिंग डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक करी गई। इस देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाला गया और उसको बेचने में अभिषेक वर्मा, रविशंकरन और कुलभूषण पाराशर 3 सिविलियन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ आखिर में आकर सीबीआई ने बड़ी तगड़ी चार्जशीट दाखिल करी। जब उस समय इन सब चीजों का खुलासा हो गया था अखबारों के द्वारा और प्रणब मुखर्जी साहब से पूछा गया कि भाई इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ कमर्शियल इंफॉर्मेशन है जो लीक हुई, इसमें कोई डिफेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, और उनको हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाने दिया गया उन लोगों को। उसके बाद जब आउटलुक मैगजीन ने ये सारी 6 कवर स्टोरीज करी, तब फिर उस पर एफआईआर रजिस्टर किया गया। इस पर नेवी वॉर रूम लीक में स्कॉर्पियन डील पर कोई एफआईआर भी नहीं किया गया, जबकि ये सारे दस्तावेज छप गए थे और सीधा सीधा आरोप प्रणब मुखर्जी के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ही वो डील करी थी। तब भी कोई एफआईआर नहीं किया गया। हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, हाई कोर्ट में पिटीशन में हाई कोर्ट ने बोला कि इस पर कम से कम सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए। सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करी गई बिल्कुल बोगस। उन्होंने बोला कि हमको कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने बोला कि आपने तहकीकात क्या करी, ये तो दिखाइए, अपनी रिपोर्ट दिखाइए। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, हम आपको नहीं दिखा सकते। और बाद में ये पता लगा कि अभिषेक वर्मा को ये सारी रिपोर्ट्स दी जा रही थी सीबीआई के द्वारा। अभिषेक वर्मा का जो अमेरिका में पार्टनर है, एक वकील है एडमंड एलन, उसने हमको ईमेल से सारे दस्तावेज भेजे, जिसमें सीबीआई की वो सीक्रेट रिपोर्ट भी कि अभिषेक वर्मा ने उसको भेजी। ये सब दस्तावेज उसने पहले ही प्रणब मुखर्जी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सबको भेज दिए थे, फिर भी कोई इस पर तहकीकात नहीं करी गई। अब कहते हैं कि सीबीआई जो है किससे पूछताछ कर रही है, एलन से पूछताछ कर रही है, अभिषेक वर्मा से पूछताछ नहीं कर रही। तो इतने संगीन आरोप इसी तरह से बाकी सारे मंत्रियों के खिलाफ पूरे ठोस दस्तावेज के साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भेजे हैं। अब सवाल ये है कि जिस मंत्रिमंडल में आधे मंत्री ऐसे हों जिनके खिलाफ इतने संगीन अपराध के आरोपों और ठोस दस्तावेज के साथ एस्टैब्लिश होते हों, वो क्या कभी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनने देंगे जिसमें उन्हीं के जेल जाने की नौबत आ जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज इस देश के सामने है, जिसका समाधान इस देशवासियों को ढूंढना है कि अब क्या हो सकता है इस मामले में, कैसे होगा इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन। ये सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ। जो आरोप 15 मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप बहुत डिटेल में सारे एक्सप्लेन किए गए हैं और जिनके एनेक्शर्स सारे डॉक्यूमेंट्स सब इसमें लगाए गए हैं, इनको अगर कोई पढ़ेगा तो उसको एक बात समझ में आ जाएगी, ये कोई इक्का दुक्का मंत्री के भ्रष्टाचार की बात नहीं है। इससे जो भी पढ़ेगा उसको ये बात साफ जाहिर हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी सुनियोजित, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीका बना रखा है सरकार को चलाने का, और वो तरीका ऐसा है कि जिसमें भ्रष्टाचार हो, हजारों करोड़ अब किसको दिए जाएं, पार्टी के लिए वो इकट्ठा करें, पार्टी को, इनकी पार्टी को
कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ की जरूरत होती है, हजारों करोड़ उनको जनता के पैसे से चोरी करके ही मिल सकते हैं। जो भी इन 15 मंत्रियों के खिलाफ सारे सबूतों को पढ़ेगा तो उसको साफ पता लग जाएगा कि इन्होंने एकदम बिल्कुल बड़े होशियारी से ऐसे तरीके बना रखे हैं भ्रष्टाचार के कि जिससे इनको रुपए की कोई कमी कभी नहीं पड़ेगी। जनता के रुपए को भ्रष्टाचार से जमा करने में और कांग्रेस पार्टी को उस पैसे से चलाने में, और यही वो सोचते हैं कि हम उस पैसे के उपयोग से पैसा बांट के, शराब बांट के, हर व्यक्ति को पैसा दे के, भ्रष्ट करके और हम चुनाव जीत सकते हैं, ये वो समझते हैं। ये वो ऐसा उनका सोचना है। एक तो मेरा ये कहना है, और इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पढ़े लिखे यूथ हैं, यंग मैन हैं, वो इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें, इसके एनेक्शर्स को भी पढ़ें और अपना निष्कर्ष खुद निकालें कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार का माया जाल सोच समझ के सारे लीडरों की मदद से, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री, ये तो मैं भी मानता हूँ कि वो अपने लिए कोई पैसा नहीं लेते और सादगी से रहते हैं, लेकिन वो वकील नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट है। हो सकता है कि उनको ये पता भी ना हो कि कानून इस देश का क्या कहता है कि अगर आप दूसरे किसी को भ्रष्टाचार करने देते हैं और जानबूझकर करने देते हैं और पार्टी के लिए भी रुपया रिश्वत से बनाने देते हैं, तो चाहे आप अपने स्वयं के लिए न भी ले रहे हो तो भी आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जेल जाने के हकदार हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ये कानून न जानते हो, न समझते हो। बहुत से लोग नहीं समझते कि कानून क्या है। कानून तो यह है कि अगर आपको देख रहे हैं कि कोई रिश्वत ले रहा है तो आपका कर्तव्य है सीआरपीसी के अंडर कि आप जो नज़दीक मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर हो उसको आप शिकायत फौरन दर्ज कराएं। ये तो मामूली आदमी के लिए भी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन हम में से कितने हैं जो देखते हैं कि सड़क पे वो पुलिस मैन रिश्वत ले रहा है, क्योंकि हम इस कानून को जानते नहीं, लोग इस कानून को जानते नहीं। हो सकता है प्रधानमंत्री भी नहीं जानते हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो आम आदमी नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको ये भी अख्तियार है जिस मंत्री को चाहे कैबिनेट से निकाल दें। लेकिन वो खुद कोल मंत्री रहकर भी अगर ये सब उन्होंने भ्रष्टाचार होने दिया और सिर्फ उनका ये है कि पैसे मैंने तो नहीं लिए, तो उनको ये कानून पढ़ के समझ लेना चाहिए कि फिर भी वो भ्रष्टाचार के दोषी है और जेल जाने के हकदार है। आज देश बहुत परेशानी में गुजर रहा है। देश के गरीब, उनको जैसा अरविंद ने कहा, जीना दुर्भर हो रहा है। लेकिन ये सब इस वजह से हो रहा है कि भ्रष्टाचार पे कोई रोकथाम नहीं लगाया जा रही। जनता की साल भर से बड़ी डिमांड है कि भाई इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए, जन लोकपाल बिल लाइए, एक स्वतंत्र संस्था जो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन जांच कर सके उसको लाइए। आज ये जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी गई है उसमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि ये 6 न्यायाधीश हैं, इनमें से किसी 3 को आप छांट लीजिए। ये 3 की इच्छाओं की बहुत छवि है, बड़ी ऊंची छवि है सारे देश में। सारे देशवासियों को इन पर विश्वास है। आप इनमें से कोई 3 छांट लीजिए और उनके अंदर एक आप जांच एजेंसी बैठा लीजिए जो वो छांटेंगे कि कौन अफसर इसमें जांच करेंगे। वो 3 न्यायाधीश छांटेंगे और वो जांच करेंगे। क्या सरकार को इसमें शिकायत हो सकती है? क्या उनको परेशानी हो सकती है? सिर्फ यही परेशानी हो सकती है अगर प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि हाँ भाई ये सब तो भ्रष्टाचार हमारे खिलाफ सिद्ध हो जाएगा अगर हम ऐसी जांच एजेंसी बना देते हैं, तो वो नहीं बनाएंगे। इसीलिए जनता की तरफ से 2 महीने का समय प्रधानमंत्री को दिया गया है 24 जुलाई तक कि 2 महीने के अंदर
आप इस मांग को, जो जिसमें सारे देश की जनता शामिल है, आप इस मांग को मानिए, नहीं तो 25 जुलाई से देश की जनता आंदोलन बहुत बड़ा करेगी। यही मुझे आपसे कहना है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मीडिया से आप सब यहाँ पहुँचे हैं, कारण के ये जो बड़ी मेहनत करके अरविंद केजरीवाल प्रशांत इंट्रोड्यूस नहीं कराया, एडमिरल तेलियानी हमारे नेवी के चीफ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड रहे हैं यहाँ पर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। थैंक यू प्रशांत। तो जैसे मैं कह रहा था, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने सब मीडिया की ओर से यहाँ आए हैं और जो कुछ ये काम अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और उनके और जो साथी हैं कर रहे हैं, इसका मैसेज आप हमारे देशवासियों को पहुंचाएंगे। अगर पूरी देश में ये मांग हो जाए कि जन लोकपाल 2 महीने में पास किया जाए, स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल, तो फिर सुधार आएगा। नहीं तो जो सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना, द पुअरेस्ट इन द कंट्री, उनको बहुत पीड़ा होती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, 2008 में हम लोगों ने एक सर्वे किया। वो सर्वे था रूरल फोक के लिए और अर्बन स्लम ड्वेलर्स, और उस सर्वे में हमें शौक लगा कि 32% of those below the poverty line countrymen of ours did not have a BPL card, which would have entitled to them to some concessional rations. And when they were asked why they didn't have the BPL card, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि वो ब्यूरोक्रेट को घूस खिलाने के लिए। तो यही बड़ी दुख की बात है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमारे जो सबसे गरीब देशवासी हैं वही सफ़र कर रहे हैं। और सब एरियाज में आप हेल्थ देखिए, हॉस्पिटल्स में, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखिए, पुलिस देखिए। जब हम सर्वे करते थे ट्रांसपेरेंसी में, तो सबसे ज़्यादा में ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस डिपार्टमेंट थी, उसके बाद होता था हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जब तक ये जन लोकपाल और मजबूत लोकपाल बिल नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारे देशवासी सफ़र करते रहेंगे। और ये हम सब का कर्तव्य है कि हम इकट्ठे होके इस सरकार से मांगें, जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है। थैंक यू। ये सारे एक मंत्री के खिलाफ एनेक्सर्स के साथ हम लोगों ने सारे प्रधानमंत्री को भेज दिए। ये सारे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे आज शाम तक। सारे दस्तावेज सारे वेबसाइट पर अपलोड हो गए।
स्टील वाले हो गया, अरे स्टील वाले हटाओ। प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बात नहीं कहनी क्योंकि बहुत कुछ बता दिया गया है। मैं एक ही बात छोटी सी आपको याद दिलाऊंगी। आप एज ए मीडिया क्या करते हैं? ज़रा सा एक सिपाही गलती करता है, एक कांस्टेबल भी गलती करता है, आपकी मीडिया में वो या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर गलती करता है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या करते हो? आप चाहते हो तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए, उसको नौकरी से भी हटा दिया जाए। आप हर एक की यही आवाज़ होती है। इतने सारे एलिगेशंस आज आपकी इस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी टीम ने प्रशांत भूषण जी की और शांति भूषण जी की लीडरशिप में और अरविंद केजरीवाल जी की मदद में और बड़ी एक वेटिंग टीम, एक सीनियर वेटिंग टीम भी बनी। ये ऐसे ही फोल्डर नहीं दिया गया। हम जानते हैं कि जब कोई ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो बड़ी समझदारी से उसको सामने रखना जाना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई लीड्स होने चाहिए और वो लीड्स कई तो आपके पास है। क्या आप मीडिया ऐसे ही स्टोरी छाप देते हो? आपके पास कोई ना कोई सबूत ज़रूर होता है, तब आप छापते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकोगे। सही बात। सो आपके लीड से भी और भी डॉक्यूमेंट से, जैसे कि कोल मिनिस्ट्री की नोटिंग से, CAG की नोटिंग से ये लीड्स मिले हैं आपको। अब जब आप एक सिपाही की भी, एक छोटे से छोटे पुलिस ऑफिसर की भी सस्पेंशन मांगते हो, इंक्वायरी मांगते हो, रिमूवल मांगते हो, मुझे अब आज ये देखना है एक आम नागरिक के होते जो बड़े उत्सुकता से आपके टेलीविजन की डिबेट्स को सुनता है या सुनती है या अखबारों को पढ़ती है, क्या आप क्या क्या डिमांड करेंगे एज ए मीडिया? आज आपकी टेलीविजन क्या क्या डिमांड करेंगे आपकी डिबेट्स में, जब आपको सबूत दिए जा रहे हैं, लीड्स दिए जा रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, इसने सबूत इकट्ठे किए हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर से और भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से और कोर्ट के डॉक्यूमेंट से ये लीड्स दिए गए हैं। CAG के रिपोर्ट से लीड्स दिए गए हैं। अब इन लीड्स को आप एज ए मीडिया कैसे प्रेजेंट करोगे? इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की है। हम किसी को दोषी नहीं डिक्लेयर कर रहे, हम एक मांग कर रहे हैं कि कृपया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाए और हमको बताया जाए इस देश को, उस देश को पूरा हक है जिस देश ने एक एक लाइन में लग के इन लोगों को वोट दिए हैं और उनको इलेक्ट किया है, एक विश्वास का वोट दिया है, पूरा विश्वास दिया है कि आओ हमारे देश को चलाओ। अपनी टैक्सेशन इनकी जिम्मेवारी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, मजदूर हो या किसान, एक साधारण गरीब महिला हो या कोई भी। हम आज वही मांग कर रहे हैं। हम किसी को दोषी नहीं बना रहे, लेकिन आज सबूत इन फोल्डर्स में छिपा हुआ है और इन बहुत ज़्यादा वेटिंग कुछ जजेस ने भी की। हमने आपके सामने ऐसे नहीं रखा है। प्रशांत ने आपको शायद वो नाम नहीं बताए, ना ही हम नाम बताएंगे अभी इस वक्त, कि ये कहाँ से हमने वेट कराए हैं कि क्या ये अनाउंसेबल हैं, क्या हमको ये बताना चाहिए, क्या ये डेफेमेटरी तो नहीं होगा। ये जब उन लोगों ने क्लियर किया है तो ही आपके सामने, सही बात प्रशांत, ये हुआ है। हमने वेट कराए हैं ताकि किसी को ये नहीं कह दिया जाए कि डेफेमेशन लगाएंगे। डेफेमेशन है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमने ये जुडिशियल दिमागों से भी, सीनियर से भी इसको वेट कराया है तो ही अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप एक साधारण पुलिस ऑफिसर के लिए डिमांड करते हो, अब हम ये देखेंगे आज शाम के आपके चैनल्स में आप क्या डिमांड करते हो एज ए मीडिया, आपकी डिबेट्स कैसे होती है, आपकी हेडलाइंस कैसे होती है। साथियों, दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आज इतने परेशान हो गए लोग
राइट टू इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मीडिया से एविडेंस मिल जाता है, चैनल्स पे एविडेंस दिखा दिया जाता है। एक बारी जब ये सबूत मिल जाता है तो फिर ये सबूत लेके जाए कहाँ? एक आम नागरिक लेके जाए कहाँ? कहानी अधूरी। आरटीआई अगर मिल गया, वो अधिकार मिल गया और एविडेंस आपको भी मिलता है, आम नागरिक को भी सबूत मिलता है, लेकिन वो दस्तावेज लेके जाए कहाँ? कौन सा रास्ता खुला है? उसके बाद एक ही रास्ता खुला है, वो है सीनियर कोर्ट्स का। लेकिन सीनियर कोर्ट्स आज इतने ओवरक्राउडेड हैं कि उस लाइन में जब लग जाएंगे तो उम्र बीत जाएगी, उसकी तफ्तीश की सपोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो जजेस हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स, दे नीड एन सपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और आज सीबीआई के पास भीड़ भी है, लेकिन वो अधीन भी है, भीड़ भी है और वो अधीन भी है, तो उसके पास ये कैसे लेके जाएं? क्योंकि उसी के तो हाथ बंधे रहे। और ये हम नहीं कह रहे उसके हाथ बंधे रहे, उसके हाथ तो हर पार्टी जो पावर में आई उसने बांधे। वो तो खुद कह रही मेरे हाथ बांधो, बल्कि सीबीआई के खुद कह रहे हैं कि जो लोकपाल आपने प्रपोज किया है वो तो हमें 3 टुकड़ों में काट रहा है, 3 टुकड़ों में तोड़ रहा है। जो है वो तो उससे भी बेटर है, लेकिन जो आ गया जो सरकार ला रही है वो तो हमें 3 टुकड़ों में और भी बांट देगी। इसका मतलब और भी घटिया और कमज़ोर हो जाएंगे। साथियों, हम क्या चाह रहे हैं? हम इतनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से टैक्सेस देते हैं, ईमानदारी से खून पसीना बहाते हैं, सारी उम्र पुलिस ऑफिसर, मैंने देखा है 35 साल की में एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाया नहीं किया, और ईमानदारी से सैलरी से डिडक्शन टैक्सेस देते रहे। हम लोग कमाते रहे अपने देश के लिए ताकि हमारा देश खुशहाल हो। सो सवाल ही उठता है कि इन फोल्डर्स को लेकर अब जाएं कहाँ? हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि 25 जुलाई से पहले, जब तक अन्ना के लोग अब वो अनशन पे शुरू ना बैठे, आप कृपया करके एसआईटी टीम, जैसे आप एक सिपाही की विजिलेंस इंक्वायरी शुरू कराते हो, आप इतने अच्छे, इतने ऊंचे, इतने गंभीर अपराध बताए गए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आज हमने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी आप भी बताइए, जब आप कोल के मंत्री थे, आपके होते हुए इतनी सस्ती कोल माइन क्यों बांटी गई? क्यों नहीं उस वक्त पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन हुई? क्यों इतने लाखों रुपए चले गए? आज हम लोग उधार लेके इस सरकार को चलाते हैं, डेफिसिट बजट पर चलते हैं, और एक तरफ हमारी कमाई का पैसा कहीं और जाता है। कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे साथियों? ये है आज की वो गंभीर सिचुएशन। तो मैं यही कहना चाहती, ये 2 बातें, अब बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप इस एविडेंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक और आवाज़, या एक रेवोल्यूशन, या एक कॉल फॉर जस्टिस। I think this is now the ball is in the court of media to make it the call for justice. Thank you. राजू दलवी का भी बयान आया है, उनका कहना ये है कि आपके पास जब पर्याप्त सबूत है, You come back. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर मामले के बारे में है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल में इन सबूतों के आधार पर 15 ऐसे मंत्री हैं जिसमें कि इस सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शरद पवार, इतने सारे मंत्री जो सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं वो शामिल हैं। उनके खिलाफ हम लोगों ने एक चार्जशीट कह लीजिए प्रधानमंत्री को भेजी है, सिर्फ इस मांग से कि इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष एजेंसी से जो सरकार के दबाव में ना हो, ऐसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये मांग करी है। पहले हम लोग अगर इनके बारे में कोई सवाल हो वो ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के और कोई सवाल होंगे तो उसका भी हम लोग जवाब देंगे। सवाल वही है कि जिस तरह 2G स्पेक्ट्रम में सीपीआईएल गई थी सुप्रीम कोर्ट, हाँ मेरा हाँ ठीक है, बोलिए। गए थे आप, हाँ। यही डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट या जी हाँ। दूसरे न्यायालय क्यों नहीं अप्रोच कर सकते? नहीं, न्यायालय हम अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय तो अनफॉर्चुनेटली आज जो एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, उन्हीं से नॉर्मली जांच करवाता है। अगर जांच करवाए भी
हम ये कह रहे हैं कि ये इस पूरे देश केंद्र की सरकार पर जो मंत्री काबिज हैं, 34 में से 15 मंत्री और सबसे प्रभावशाली 15 मंत्री, वो सब आरोपित हैं। ऐसे मामले में सीबीआई या किसी और जांच एजेंसी से जांच करवाना या कोर्ट में तो हम लोग कुछ मामले इनमें कोर्ट में भी हैं, जैसे कि ये 2G वाला मामला या ये स्कॉर्पियन सबमरीन डील वाला, लेकिन कोर्ट में आप देखते हैं कि मामले सालों साल तक चलते रहते हैं। स्कॉर्पियन वाला मामला पिछले 5 साल से हाई कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है। अब सवाल ये है कि कब तक देश ये बर्दाश्त करेगा कि पूरा देश जो चला रहे हैं, पूरे देश की व्यवस्था जो चला रहे हैं, वो इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं और उस पर कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो पा रही। ये कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? और इस वजह से हम लोगों ने ये मांग करी है, नहीं तो मामला जो है जनता के हवाले है। अब जनता इस देश में आंदोलन करेगी, वो आंदोलन कहाँ तक जाएगा वो देश देखेगा। प्रशांत जी, जो मामले हैं ये सारे करप्शन के ही हैं या कोई किसी भी तरह के अंदर से किसी पर क्रिमिनल? इसमें क्रिमिनल भी हैं, जैसे ज़्यादातर करप्शन के मामले 90% करप्शन के हैं, 10% ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कि और क्रिमिनल मामले हों, लेकिन 90% से ज़्यादा करप्शन के। जिसमें आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी डाला हुआ है और उन्हीं से आप मांग कर रहे हैं, तो यहाँ उसमें विरोधाभासी नहीं है कि नाम डालना है, चार्जशीट करना है और वो तो और क्या ऑप्शन है, किसके पास जाएं? वो इस देश के मुखिया हैं, तो उनसे इन पर्सन नहीं, उनसे एज अ हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो अपनी छवि साफ करना चाहते हैं, अगर इस आरोप से, हमने नहीं आरोप लगाया है, ये आरोप सीएजी की रिपोर्ट से निकल रहा है, अगर वो अपने आप को साफ करना चाहते हैं, अगर अपनी छवि ठीक करना चाहते हैं, तो उनको तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, उनको सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि अभी तक तो ठीक थी। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो एविडेंस सामने आया है, उससे तो यही निकल रहा है कि अगर ईमानदार आदमी हैं तो फिर ऐसा क्यों किया कि कौड़ियों के दाम पर देश का लाखों करोड़ का नुकसान कर दिया। कौड़ियों के दाम पर लाखों करोड़ की संपत्ति आपने कौड़ियों के दाम पर इन कंपनियों को दे दी, निजी कंपनियों को, और खुद प्रधानमंत्री के दबाव से दी गई हैं। उन्होंने डिले करते गए इस कानून को कि ऑक्शन वाला 6 साल तक डिले किया। उस समय वो कोयला मंत्रालय के हेड थे, मिनिस्टर थे, और उसी समय सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स दे दिए गए, जो कि पिछले कई साल तक कुल 34 ब्लॉक दिए गए थे, एकदम से 155 ब्लॉक उनके समय पर दे दिए गए। तो अगर वो अपने आप को इस आरोप से बरी करना चाहते हैं, तब उनको सबसे पहल करनी चाहिए इस पे SIT बनवाने की। जो 6 जजों के नाम हम लोगों ने दिए हैं, वो ऐसे 6 जज हैं जिन पर देश का एक आदमी भी उंगली नहीं उठा सकता, उनकी निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी के ऊपर। हम कह रहे हैं उन 6 में से कोई भी 3 आदमी को सेलेक्ट कर लीजिए, उनके नेतृत्व में जांच करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर आप साफ हैं। प्रशांत जी, आपने 6 नाम दिए 6 जजों के, इसका मतलब है कि बाकी जुडिशियरी पर क्या भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 6 नाम दिए हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, पर इन 6 में से कोई भी 3। मैं उसका एक बार दोबारा जवाब देना चाहूँगा, जो आपने कहा था कि कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते। कोर्ट जांच नहीं करता है, कोर्ट फैसला सुनाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कौन करेगा? जांच एजेंसी जांच करेगी, वो सबूत इकट्ठा करेगी, गवाहों को इकट्ठा करेगी और फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगा। जब हमारे देश में एक भी जांच एजेंसी ऐसी नहीं है जो इन मंत्रियों के अंडर में नहीं आती है, तो ये मंत्री अपने ही अंडर की जांच एजेंसियों से जांच करवाते हैं और उसी के बेसिस पे कोर्ट फैसला सुनाता है। हमारा तो ये कहना है कि एक इंडिपेंडेंट, देखिए लोकपाल आप बना नहीं रहे, सीबीआई आपके कंट्रोल में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके कंट्रोल में, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज आपके कंट्रोल में है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की मांग पिछले 45 साल से ये देश कर रहा है, वो आप बना नहीं रहे हैं। तो कौन जांच करेगा इस देश में मंत्रियों के भ्रष्टाचार की? इसका मतलब मंत्री इस देश को लूटे और उसकी जांच करने वाला कोई नहीं, उनको सजा दिलाने वाला कोई नहीं है। नहीं, हमारी अभी बात नहीं हुई उनसे।
नहीं, उनसे हमने पूछा नहीं है, लेकिन देखिए ये पूरे देश का मामला है, देश का बहुत गंभीर मामला है। 15 मंत्री, सबसे प्रभावशाली मंत्री इस देश के, पूरा देश को जो चला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार का, बड़े संगीन भ्रष्टाचार का मामला है। हमें उम्मीद है ये कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, और हमें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इन जजों को रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा इनमें से। देखिए, जैसा हमने कहा, अगर सरकार नहीं करती है तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता इसके बारे में तय करेगी। We will do that. Let's finish off the questions on the ministers, then we'll come to all your questions about Team Anna. नहीं, देखिए, ये सारे सबूत इकट्ठे हो रहे थे, कल रात तक बैठ के ये सारा तैयारी की गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अन्ना जी को भेजे गए हैं, तो हो सकता है कि अब वो इसका जिक्र करेंगे। अरविंद जी, आपने अपने प्रधानमंत्री के लेटर में लिखा है कि ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों में साठगांठ है। आपको लगता है कि कमजोर विपक्ष के कारण ही इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ाई? कमजोर नहीं है, कल्यूडिंग विपक्ष है, सारे मिले हुए हैं, दे आर इन कल्यूजन। बीजेपी, एनडीए की सरकार आती है तो यूपीए वालों के खिलाफ कुछ नहीं करती है, यूपीए की सरकार आती है एनडीए वालों के खिलाफ कुछ नहीं करती है, तो पीठ पीछे सब लोगों की अच्छी साठगांठ है। जैसे बोफर्स का मामला था, एनडीए के टाइम में क्या हुआ, कुछ खास नहीं। जिस दिन आप कोई बड़ा मामला उठाने वाले होते हैं तो कोई अखबार में खबर आ जाती है या कोई खबर, क्या आप उसके खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है? बाद में बात, वो अभी बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। आपने खुद कहा कि पार्लियामेंट पास नहीं कर रहा है लोकपाल बिल, क्योंकि ये कारण 15 मंत्री हैं और जितने एमपीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए पास नहीं हो रहा। तो डू यू रियली बिलीव एंड फील दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉर्म दिस कमिटी, दिस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव कमिटी? डू यू रियली बिलीव? अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने बोला है कि 25 जुलाई से अनशन होगा, इस देश की जनता तय करेगी कि फिर क्या करना है। भ्रष्ट मंत्रियों को तो नहीं झेल सकती इस देश की जनता। अब महंगाई इन्हीं लोगों की वजह से है, इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो भ्रष्ट लोगों को तो अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर इन लोगों को जाना पड़ेगा। इंडेफिनिट, अनिश्चित काल। या हाउ डज इट मैटर इफ यू हैव अनशन, इंडेफिनिट अनशन? हाँ जी, हाँ बोलिए, पीछे से वो बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। नहीं, आई एग्री विद यू। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं उठाई जा सकती। अभी चूंकि लोकपाल बिल के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, ये एक तरह से लॉजिकल स्टेप है लोकपाल बिल की तरफ। लोकपाल बिल तब तक नहीं आएगा जब तक संसद और हमारे मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं होगा। संसद के अंदर और मंत्रिमंडल के अंदर दागी लोग बैठे हुए हैं, जब तक इन दागी लोगों को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा। तो ये उसी दिशा में एक कदम है, हमारी लोकपाल की लड़ाई की दिशा में ये एक कदम है। तो अभी इसीलिए हम स्टेट्स का सारा नहीं उठा रहे हैं। देखिए, इससे ये समझ में आता है, एक तरफ तो लोकपाल बिल क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं ये लोग आने दे रहे, क्योंकि इनको ये शंका है कि इसमें से आधे लोग जेल में जाएंगे। और इससे ये भी जाहिर होता है कि लोकपाल की इस देश को क्यों जरूरत है। जब 15 मंत्री, जब केंद्र मंत्रिमंडल के 15 प्रभावशाली मंत्री अगर भ्रष्ट हों तो उनकी तहकीकात कौन करेगा? कोई ऐसी एजेंसी नहीं है देश में जो कि इनसे स्वतंत्र हो, और इसीलिए सरकार से स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में करी गई और उसी आधार पर जन लोकपाल बिल बनाया गया। लेकिन सरकार ने जो लोकपाल बिल बनाया उसमें फिर से लोकपाल को अपने ही कंट्रोल में कर लिया। अरविंद सर, वन क्वेश्चन, पार्लियामेंट में जो हम लोगों ने देखा कि सेलेक्ट कमेटी के भेजने के समय जन लोकपाल की बात करें, बीजेपी ने सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट किया, इस बिल का सपोर्ट किया। हालांकि ठीक है, पूरा
राजनीति कर इसका विरोध कर। देखिए, किसने किस वक्त किसका सपोर्ट किया, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि लोकसभा के अंदर जब 27 दिसंबर को इस बिल को प्रस्तुत किया गया, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, लेकिन जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए उसमें अमेंडमेंट नहीं था सीबीआई के इंडिपेंडेंस का। तो कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। सारी पार्टियां मिली हुई हैं, कोई सख्त लोकपाल बिल नहीं चाहता है, ये सब लोग जानते हैं। कोई पार्टी एक सख्त लोकपाल बिल नहीं चाहती है, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार के, अगर बीजेपी चाहती है कि सख्त लोकपाल आए तो अपने राज्यों के अंदर सख्त लोकायुक्त क्यों नहीं पास कर देती है। उत्तराखंड ने एक अच्छा लोकायुक्त पास किया था, उसी की तर्ज पे वो सारे राज्यों में कर दे, नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी लोकायुक्त एक्ट पास किया, वो बहुत ही खराब है। Arvind sir, Army chief said yesterday that MOD has lot of corrupt forces within. Because of that, a lot of deals that are taking place with arms and ammunition there is a lot of corruption in MOD especially. So in that sense, do you think there needs to be as much action taken against not ministers specifically, but also within the MOD? Surely, certainly, we need to do that. But we have started it from the top just to tell the country that अगर सबसे ऊपर के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनकी जांच कौन करेगा। We want, इस देश के लोगों से, प्रधानमंत्री से हम आज जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को बताएं कि कौन सी वो स्वतंत्र एजेंसी इस देश के अंदर है जो अगर हमारे देश के प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम साहब, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार अगर भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो कौन सी निष्पक्ष एजेंसी उसकी जांच कर सकती है। कोई एजेंसी इस देश के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इट इज बेसिकली फ्री फॉर ऑल। अरविंद जी, आपने उत्तराखंड का एग्जांपल दिया। उत्तराखंड में बीजेपी एक मजबूत कानून लेके आई थी, हार गई। उसके बाद कांग्रेस का एक तरह से आप पे हमला तक देखिए, आपके साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट आई लेकिन वो हार गई। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में फैसला जनता ही करती है। कांग्रेस के इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये उस हार को, पहली बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति थी उस लोकायुक्त बिल के आने के पहले। लोकायुक्त बिल के आने के बाद किस तरह से स्थिति, तो लोकायुक्त बिल से उनको फायदा पहुंचा है, नुकसान हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। Mostly it is known. Many of these documents are also before the courts, before different courts, etc. But the point is, these are documents which are undisputed. Nobody is disputing the authenticity of these documents. The facts that these documents show or what it points to is absolutely clear. There is no way that Mr. Chidambaram would not be involved in this 2G spectrum scam if you see all these 46 documents which have been annexed to the note which will be there on this website indiaagainstcorruption.org. Anybody who wants to read, I would request all of you to spend some time to go through this document and go through the annexures of these documents also in order to properly understand the seriousness of these charges. And at this stage we are not saying that they should be sent to jail. At this stage all that we are saying is that this is more than adequate prima facie evidence to warrant an in-depth and independent investigation into the matter. Sir, you are seeking for independent inquiry. This is under Commission of Inquiries Act. And if it is so, it is for the government to find out which is the appropriate law. We want an independent special investigative team to be set up under the chairpersonship of these three judges, any of these three judges. It is for the government to find out appropriate law. And soon we will find out, we will see that there is not even an appropriate law in this country to set. Inquiry is going on, how can sitting ministers can act? They have to say. No, of course, if inquiry is going on, they can always act. They can always continue their work. They can continue, though it's another matter. For example, apparently some of these ministers have already been charge sheeted. But you won't let a constable continue. But you want the ministers to continue, some of right? These, excellent. It's a question of their own shame. I mean, if they had any sense of shame, then some of them should have resigned by now.
but unfortunately they don't. Where? Will file a petition. No. You see, some of these issues are already in the court. They have been pending in the court for a long time. The 2G matter, after some hearing regarding Mr. Chidambaram's role in this 2G spectrum scam, was heard in the Supreme Court, and orders have been reserved on that. That is pending. But the point is, all this evidence is there, and it is there in the court files, or at least in these documents which we have sent to the Prime Minister. And on the basis of these documents, anybody with any common sense can make out what has happened, who has done what, who is prima facie, who is guilty. And as we said, we are only seeking a detailed, independent investigation into the matter. Why should the government have any objection to that? No, we have said that we have not been in touch with them, but we hope and expect. See, these are, there can be some other judges also, but these are 6 judges whom we could think of offhand, who are known for their integrity and their independence. Any 3 of them the government can choose. I think the people are already. I think the people are already fed up of corruption in this country, and they are facing every day in the form of inflation. तो जनता तो ऑब्वियसली इस बात को भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है. जनता का तो सपोर्ट होगा इस इशू पे. या जवाब सुबह से दे चुकी हूँ. अन्ना दिल्ली में नहीं रहते. अन्ना के साथ हमारा संपर्क रहता है. हम सब अन्ना से बात करते हैं, ट्विटर भेजते हैं, फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, ईमेल्स भी भेजते हैं. लेकिन ऐसी चिट्ठी जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मैंने कोई नहीं लिखी. मैंने कभी भी पीसीआरएफ पर या अरविंद केजरीवाल की इंटेग्रिटी पर कभी भी डाउट नहीं किया. और जो पीसीआरएफ ऐसी हमारी संस्था है, जैसे बिल्कुल नजदीक की कंघी होती है ना, उस तरीके से कंघी करके ऑडिटिंग होती है उसकी. इतनी क्लोज ऑडिटिंग. दूसरा, I've said it and I've said it again that I have never ever doubted the integrity of PCRF or Arvind Kejriwal. Let me just clarify. After the report came today in the morning, मैंने अन्ना जी से बात की थी. अन्ना जी ने कहा कि एक रिपोर्टर कल आया था. मैंने उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो कि आज छपा हुआ है. ये सब गलत है, ये सब बेबुनियाद है. जैसे कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था इस देश की आर्मी कू करने वाली है. ये भी स्टोरी वैसे ही है. ये इंडियन एक्सप्रेस इस देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है, मूवमेंट्स के साथ खेल रहा है. आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं, और हमने इस चिट्ठी में भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएंगे, उसमें जितने आरोप आज तक टीम अन्ना के खिलाफ लगे हैं, वो सारे आरोप भी उस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को दे दिए जाएं, और हमारी सबकी भी जांच करा ली जाए. और अगर कोई गड़बड़ हम लोगों के खिलाफ मिलती है तो हमें दुगनी सज़ा दी जाए, जो कि ऑर्डिनरी आदमी को सज़ा दी जाती है. That is for Indian Express. You should put this question to Mr. Shekhar Gupta. I mean, today this press conference against 15 ministers was supposed to take place, and in the morning they create this controversy by publishing this. So it's not. Is it just a coincidence?